नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र में आज से विधानसभा का 3 दिवसीय विशेष सत्र। 9 दिसंबर को होगा स्पीकर का चुनाव। मुख्यमंत्री ने कहा 16 दिसंबर से पहले होगा कैबिनेट विस्तार। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हिंसा के बीच भारत का बड़ा कदम। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री 9 दिसंबर को जाएंगे बांग्लादेश। कई मुद्दों पर होगी चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का कतर दौरा। दोहा फोरम की बैठक में लेंगे भाग। नवाचार अनिवार्यता पर होगी चर्चा। सीरिया में विद्रोहियों का 3 बड़े शहरों पर कब्जा। होम्स शहर तक पहुंचने का किया दावा। भारत ने अपने नागरिकों को सीरिया की यात्रा करने से बचने की दी सलाह। और एडिलेड टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया 1 विकेट पर 86 रन के स्कोर से आगे खेलना करेगी शुरू। भारत से 94 रन पीछे। तो चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का 3 दिवसीय विशेष सत्र आज से मुंबई में आयोजित किया जाएगा, जिसमें नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे और स्पीकर का चुनाव करेंगे। नवनिर्वाचित विधायकों को आज और कल शपथ दिलाई जाएगी, जबकि स्पीकर का जो चुनाव होगा वो सोमवार को होगा। इससे पहले भाजपा ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में 9 बार से विधायक रहे कालिदास कोलंबकर को नियुक्त किया है, जो 288 नवनिर्वाचित विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी कराएंगे। कालिदास कोलंबकर को महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कल महाराष्ट्र विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव 9 दिसंबर को होना है, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। सीएम पद की शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले मंत्रियों की शपथ हो जाएगी और उनको पोर्टफोलियो भी दे दिए जाएंगे। राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 से 21 दिसंबर तक नागपुर में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष का पद दिया जाएगा या नहीं, ये स्पीकर तय करेंगे। महाराष्ट्र में महायुति सरकार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक दिन बाद एनसीपी प्रमुख अजीत पवार को कल बेनामी संपत्ति से जुड़े एक मामले में बड़ी राहत की खबर मिली। दिल्ली की बेनामी संपत्ति ट्रिब्यूनल ने आयकर विभाग द्वारा सीज उनकी संपत्ति मुक्त करने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक साल 2021 में आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति के मामले में अजीत पवार, उनके बेटे पार्थ पवार और पत्नी सुमित्रा पवार की संपत्ति सीज की थी। विभाग ने 7 अक्टूबर 2021 को विभिन्न कंपनियों पर छापेमारी के दौरान कुछ कागजात बरामद किए थे। उसका दावा था कि ये कागजात अजीत परिवार और उनके परिवार की बेनामी संपत्तियों के थे। बेनामी रोकथाम अपीलीय न्यायाधिकरण ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। इसके बाद आयकर विभाग ने न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिसे न्यायाधिकरण ने खारिज कर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज पंचकूला से 100 दिवसीय राष्ट्रव्यापी टीबी उन्मूलन अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव भी मौजूद रहेंगी। यह अभियान देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 347 जिलों में चलाया जाएगा। इस अभियान में टीबी के मामलों का पता लगाने, उपचार में देरी को कम करने और विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले समूहों में उपचार के परिणामों में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हिंसा के बीच भारत ने एक बेहद अहम कदम उठाया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री 9 दिसंबर को बांग्लादेश जाएंगे और इस दौरे पर विक्रम मिस्री बांग्लादेश में अपने समकक्ष से मुलाकात और बातचीत करेंगे। वहीं कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की भी संभावना है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें हिंदुओं पर अत्याचार, उनके साथ मारपीट और मुकदमा चलाने जैसी उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही हैं। हाल ही में इस्कॉन के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण प्रभु को देशद्रोह के आरोप में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिसके बाद भारत में रह रहे हिंदुओं में भी काफी आक्रोश देखा गया और जगह जगह प्रदर्शन हुए। और आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कतर दौरे पर दोहा फोरम में शामिल होंगे। दोहा फोरम का 22वां संस्करण द इनोवेशन इंपेरेटिव विषय पर आधारित है। इस वर्ष द इनोवेशन इंपेरेटिव शीर्षक के तहत आयोजित फोरम के 22वें संस्करण में 7 राष्ट्राध्यक्ष, 7 सरकार प्रमुख और 15 विदेश मंत्री भाग लेंगे। कतर में होने वाले दोहा फोरम में इजराइल द्वारा गाजा पर जारी युद्ध और सीरिया में हाल ही में किए गए विद्रोही हमले के मुद्दे पर चर्चा होगी। इस फोरम में 150 से अधिक देशों के 4500 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे। कतर के विदेश मामलों के मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी के निमंत्रण पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कतर का दौरा कर रहे हैं। सीरिया में 3 शहरों पर कब्जा करने के बाद विद्रोहियों ने तीसरे सबसे बड़े शहर होम्स तक पहुंचने का दावा किया है। इससे राष्ट्रपति बशर अल असद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विद्रोहियों का अगर होम्स पर कब्जा हो गया तो दमिश्क का कई शहरों से सड़क संपर्क कट जाएगा। इससे उन इलाकों के हाथ से निकलने का खतरा भी बढ़ जाएगा। इसी इलाके में रूस की सेना और नौसेना के ठिकाने भी हैं। वैसे रूस ने विद्रोहियों को रोकने के लिए होम्स के रास्ते में पड़ने वाला पुल बमबारी करके बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस बीच राष्ट्रपति असद को मुश्किल में देख ईरान ने मिसाइल, ड्रोन और अन्य हथियार सीरिया भेजे हैं। साथ ही कई सैन्य सलाहकार और अधिकारी भी सीरिया भेजे हैं। अरब समर्थित विद्रोहियों के 2 शहरों पर कब्जे के बाद अमेरिका समर्थित कुर्द विद्रोहियों ने सीरिया के पूर्वी शहर दीर अल जोर पर कब्जा कर लिया है। कुर्द अब इराक सीमा पर बसे शहर अलबुकमल पर कब्जे के लिए बढ़ रहे हैं। और भारत ने सीरिया की जो मौजूदा स्थिति है उसे देखते हुए यात्रा परामर्श भी जारी किए हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सीरिया की यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने सीरिया में मौजूद भारतीयों से कहा है कि वे दमिश्क में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। दूतावास के आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 9639338593 और ईमेल आईडी hoc.damascus@mea.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि जो लोग वापस आ सकते हैं उन्हें जल्द से जल्द उपलब्ध वाणिज्यिक उड़ानों से आने की सलाह दी गई है। अन्य लोगों से अनुरोध भी किया गया है कि वे अपनी सुरक्षा के बारे में अत्यधिक सावधानी बरतें और अपनी आवाजाही को सीमित रखें। संयुक्त राष्ट्र की नारकोटिक ड्रग्स कमीशन के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए भारत को चुना गया है। ये पहली बार है जब भारत को इस महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र निकाय की अध्यक्षता के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। वियना में भारत के स्थायी मिशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। मिशन ने अपने पोस्ट में लिखा, भारत को नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। राजदूत शंभू एस कुमारन ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर सीएनडी की अध्यक्षता संभाली। बात करें खेलों की तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन आज ऑस्ट्रेलिया 1 विकेट खोकर 86 रन से आगे खेलेगा।
पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 1 विकेट पर 86 रन बना लिए हैं। फिलहाल मार्शन लाबुशेन 20 रन और नाथन मैक्सविनी 38 रन बनाकर क्रीज पर बने हैं। दूसरे दिन दोनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की पारी को 86 रन से आगे बढ़ाएंगे। ऑस्ट्रेलिया को एकमात्र झटका उस्मान ख्वाजा के रूप में लगा। उन्हें जसप्रीत बुमराह ने कप्तान रोहित शर्मा के हाथों कैच कराया। उस्मान ख्वाजा 13 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे टेस्ट में भारत पहली पारी में 180 रन पर ऑल आउट हुई। भारत के पास 94 रन की बढ़त बाकी है। भारत की कोशिश जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया टीम को ऑल आउट करने की रहेगी। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया भारत के खिलाफ बड़ी लीड लेने के मकसद से मैदान पर उतरेगी। भारत इस टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, बीना को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।